नमस्कार। जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो में सांख्य दर्शन के बारे में जाना कि सांख्य दर्शन द्वैतवाद का परिणाम है। द्वैत माने प्रकृति और पुरुष। प्रकृति केवल जड़ तत्व है, बिना चेतन के संयोग से उसमें क्रिया नहीं हो सकती और बिना क्रिया के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही तत्व अनादि अनंत और सत्य हैं। मानव का शरीर प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही निश्चित होता है। मानव का शरीर जड़ है जो इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि और तन्मात्राओं से बनता है और उसमें निहित चेतन तत्व पुरुष है। सांख्य की दृष्टि से मोक्ष प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पुरुष और प्रकृति के रहस्य को समझने के बाद मानव सुख दुख से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और इस दर्शन के अनुसार ही मानव विकास की 3 दशाएं शरीर, मन, मानसिक और आध्यात्मिक है। अतः अब हम सांख्य दर्शन की श्रृंखला में सांख्य दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ अर्थात सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी की संकल्पना तथा अनुशासन के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आप भली भांति शैक्षिक निहितार्थों के विषय में समझ पाएंगे। वैसे तो सांख्य दर्शन अत्यंत ही प्राचीन दर्शन है। उस समय दर्शन और शिक्षा में भिन्नता पर इतना स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया जाता था, परंतु उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा को देखते हुए हम सांख्य दर्शन से शिक्षा के अर्थ को समझ सकते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति और पुरुष के अंतर से अवगत कराती है। शिक्षा मानव पूर्णता का विकास है, जिसका तात्पर्य उन समस्त शक्तियों के विकास से है जो बालक के वातावरण को नियंत्रित करने और अपनी समस्त क्षमताओं को प्रकट करने में सहायक होती हैं। शिक्षा आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सांख्य दर्शन यह मानता है कि शिक्षा बालक को अज्ञान से मुक्त कर सद्ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। शिक्षा बालक को असीम शक्ति प्रदान करने का माध्यम और स्रोत है। सांख्य दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। सांख्य दर्शन की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष कब प्राप्त होता है? जब प्रकृति और पुरुष का भेद स्पष्ट हो जाता है। अतः शिक्षा का एक उद्देश्य प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना है। प्रकृति और पुरुष के भेद को जानने के उपरांत दुख से मुक्ति, किसी प्रकार का दुख व्याप्त ना हो मानव जीवन में, तो शिक्षा का एक उद्देश्य है दुख से मुक्ति। इसके अतिरिक्त शारीरिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों तथा तन्मात्राओं का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए मन तत्व का विकास शिक्षा का उद्देश्य है और भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए अहंकार में सत्व की प्रधानता का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। सत्व मीन्स सात्विक गुण। और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए बुद्धि तत्व का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। नैतिक विकास, स्वाध्याय और नियमों के पालन करने में दृढ़ता का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त सत्व, रजस और तमस गुणों के यथोचित विकास को सांख्य दर्शन शिक्षा का लौकिक उद्देश्य मानता है।
सांख्य दर्शन और पाठ्यक्रम। बालक के विकास के अनुसार भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन दोनों तत्वों के विकास को महत्वपूर्ण मानता है। अतः पाठ्यक्रम में दोनों से संबंधित ज्ञान और क्रिया को स्थान दिया गया है। शिशु अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के विकास को ध्यान में रखते हुए बालक को मिट्टी, हवा, पानी, प्रकाश और आकाश के वातावरण में रखना ही पाठ्यक्रम का अंग है। शैशवावस्था में बालक ध्वनि का उच्चारण सीखता है। अतः पाठ्यक्रम में वस्तुओं से प्राप्त ध्वनि, आकृति, आकार, प्रकार आदि को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। शैशवावस्था में ही बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए शारीरिक स्वास्थ्य, सफाई, खेलकूद व व्यायाम को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। बाल्यावस्था में गणित, इतिहास, भूगोल, भाषा, साहित्य तथा स्व यानी सेल्फ के विकास के लिए सामाजिक विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। किशोरावस्था में पाठ्यक्रम में मौलिकता और सृजनात्मकता को ध्यान में रखते हुए कौशल आधारित विषय जैसे विज्ञान, गणित, प्राणायाम, योग, ध्यान, शरीर विज्ञान आदि को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। सांख्य दर्शन और शिक्षण विधियां। तो पहली शिक्षण विधि है प्रत्यक्ष विधि या परसेप्ट मेथड। जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है प्रति अक्ष। अक्ष मीन्स आँखें और प्रति मीन्स समक्ष। तो जो आँखों के समक्ष हो वो प्रत्यक्ष प्रमाण। तो सीखने वाला किसी वस्तु अथवा क्रिया का ज्ञान यदि अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है तो वो प्रत्यक्ष विधि है। इसमें इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और आत्मा सभी क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में मानव के आंतरिक और बाह्य दोनों उपकरण सक्रिय रहते हैं और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं ज्ञान के, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक का अर्थ है संवेदनाओं से प्राप्त ज्ञान, अनुभूतियों से प्राप्त ज्ञान, और सविकल्पक का अर्थ है प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान, मूर्त ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। और इन दोनों प्रकार से ही बालक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। अगली विधि है अनुमान विधि। अनुमान दो शब्दों के योग से निर्मित है। अनु प्लस मान, अर्थात जो ज्ञात के बाद आए, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो हमें ज्ञात है उससे हम अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं तो अनुमान लगाते हैं। पहले वीडियो में भी चर्चा हो चुकी है कि अनुमान दो प्रकार का है, वीत और अवीत। वीत अनुमान माने शाश्वत विधि वाक्य पर आश्रित ज्ञान, जिस पे शाश्वत निषेध वाक्य पर आधारित होता है, जो वो अवीत ज्ञान होता है। शब्द विधि। शब्द विधि मतलब सांख्य शब्द विधि के प्रयोग पर बल देता है। पहले जितने भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल में जो ज्ञान दिया जाता था वो शब्दों के उच्चारण, उनके स्मरण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो वाक्य बोध के लिए शब्द बोध आवश्यक है, मतलब वाक्य के निर्माण के लिए शब्द का ज्ञान जरूरी है। शब्द का आशय है वेद को जानने वाले मनुष्य की या ज्ञानी या महर्षि महापुरुष की वाणी। शब्द प्रमाण को सांख्य दो भागों में बांटता है, लौकिक और वैदिक। और इसके अंतर्गत जो शिक्षण विधियां आती हैं
वो वही जो आज भी हम प्रयोग करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि और कई अन्य प्रकार की विधियां भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं जो शब्दों से जुड़ी हैं। तर्क विधि, तर्क क्या होता है? क्रमबद्ध चिंतन। जब हम अपने चिंतन को, सोचने की प्रक्रिया को क्रमबद्ध सिस्टमैटिक कर लेते हैं तो वो तर्क हो जाता है। तो सत्य ज्ञान के लिए उचित तर्क आवश्यक है। और ये तर्क कैसे हो? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर एक सिस्टम में बढ़ते हैं तो वो तर्क विधि द्वारा शिक्षण प्रक्रिया होती है। सूत्र विधि, प्राचीन समय में सूत्रों का निर्माण किया जाता था और उस सूत्र के आधार पर भी शिक्षण कार्य किया जाता था, जैसे मंत्र तंत्र है ना, और इस तरीके से गणित के सूत्र। तो कई प्रकार के विषय जो हैं वो सूत्रों की सहायता से समझाए जाते थे। सांख्य दर्शन और शिक्षक, मन, वचन और कर्म से जो पुरुष एक हो, निर्मल चित्र वाला हो और अपने शिक्षार्थी में आत्मीयता, आस्तिकता के संचरण करने में सक्षम हो, वही शिक्षक कहलाने योग्य है। यानी शिक्षक के जो गुण हैं वो उसे एक आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षार्थी, सांख्य दर्शन वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है। वह प्रत्येक बालक की वैयक्तिक विकास की संस्तुति करता है। अतः सांख्य दर्शन में भिन्नता जो है वो सत, रज, तम पर आधारित होती है और इन्हीं सतो, रजो और तमो गुण के आधार पर विद्यार्थी को प्रशिक्षित और दीक्षित किया जाता है। तो विद्यार्थी में नैतिक आचरण, योग अनुशासन का समावेश होना सांख्य दर्शन आवश्यक मानता है। सांख्य दर्शन और अनुशासन, अनुशासन अत्यंत आवश्यक विषय है और सांख्य दर्शन भी इसको मानता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो योग दर्शन का केंद्र हैं, वही सांख्य दर्शन में भी अनुशासन की आधारशिला है। अनुशासन से ही छात्र अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार और बुद्धि को निर्मल बना सकता है। अतः सांख्य दर्शन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही विचारधारा को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन की तत्व और ज्ञान मीमांसा बड़ी मनोवैज्ञानिक है, साथ में वैज्ञानिक भी है। इस दृष्टि से इसका शैक्षिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सांख्य दर्शन के द्वारा शिक्षा मनुष्य की इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि का विकास करती है, उसे योग साधन मार्ग में प्रशिक्षित करती है। अतः संतुलित और समन्वित शिक्षा ही फलदायक परिणामों की भागी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सांख्य दर्शन और शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक, विद्यार्थी और अनुशासन उचित तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।